Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. This is me Mir Wahid and today I will be teaching you the second MCQ session. हम आज स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी का MCQ सेशन। इसमें ऑलमोस्ट 1000 MCQs हम ऑलमोस्ट 1000 MCQs कवर करेंगे और ये 1000 MCQs आपको डायरेक्ट जो हैं जो आपका सिलेबस दिया हुआ है केएस का उसको हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अभी तक अगर आपने WS Academy की ऐप डाउनलोड नहीं की है, आपको प्ले स्टोर में जाना और WS Academy ऐप को डाउनलोड करना है। जो भी फुल कोर्स है, फुल फ्लेज्ड कोर्स विद स्टडी मटेरियल जो है वो इसी ऐप से आप जो है बाय कर सकते हो और कोर्स को देख सकते हो। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। ये हमारा MCQ सेशन चल रहा है। कल मैंने सेट फर्स्ट दिया है आपको, आज सेट सेकंड चलेगा। ठीक है, कोर्स का फी जो है 1000 है। फुल कोर्स लेने के लिए आप बाय कर सकते हो। तो आज का क्वेश्चन जो हमारा रहेगा दैट इज क्वेश्चन नंबर 25 हमारा रहेगा। ठीक है, वो हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 25। 20 हो गया ये वाला 25। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है आज का। आपको साथ साथ आंसर भी करना है। इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर करूंगा। टेलीग्राम चैनल है वही सर्च टेलीग्राम चैनल नाम है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक भी इस वीडियो के बाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करना है और जिसकी वजह से आपको डेली बेस पे अपडेट्स मिलेंगे। ठीक है, और लाइक और शेयर भी करना। चलो हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे रहेंगे ऑलमोस्ट 25 to 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट हम 1000 MCQs कंप्लीट करने वाले हैं। किसके? आपको बोलना है पॉलिटी के। 1000 MCQs हम हिस्ट्री के करेंगे, 1000 MCQ हम इकोलॉजी इन्वायरमेंट में करेंगे, 1000 MCQs हम इकोनॉमी में करेंगे। इस तरीके से हम चलेंगे जो मैं आपको यूट्यूब पे फ्री करवा रहा हूँ। ठीक है, जो बच्चे कोर्स जिन्होंने कोर्स लिया है, एक तो वो कोर्स देखेंगे, दूसरा MCQ सेशन आप यूट्यूब पे प्रैक्टिस करोगे। द वोटिंग एज ऑफ इंडिया वाज लवर्ड फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स थ्रू। जो इंडिया में वोटिंग एज जो है इसको कम किया गया। पहले 21 था, उसके बाद किया गया है 18। और ये किसके जरिए से किया? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से या पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन से। इसका आंसर अगर देखेंगे दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। तो याद रखना है सीधे एज इट इज, एक कॉन्सेप्ट है, याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है। द मिनिमम एज ऑफ वोटिंग इन इंडिया वाज लवर्ड फ्रॉम 21 to 18 बाय द 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1988। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, रीड विथ एक्ट 21 ऑफ 1989। तो याद रखना इसको कि एज को रिड्यूस किया गया फ्रॉम 21 से लेकर 18 तक। ठीक है, ये किस अमेंडमेंट में? 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। ये हो गया आज का पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइडेड द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट इनटू। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम चल रहे हैं। पावर एंड फंक्शन जो स्टेट के हैं, मतलब स्टेट का मतलब यहाँ पर कंट्री की बात की जा रही है। याद रखना स्टेट को, आप तो पता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट आपने पढ़ा है आर्टिकल 12। ठीक है, उसमें डेफिनेशन ऑफ स्टेट बताया गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स को डिवाइड किया गया कितने लिस्ट में? 2 लिस्ट में, 3 लिस्ट में, 4 लिस्ट में या 5 लिस्ट में। आपको बोलना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्टेट को 3 लिस्ट्स में डिवाइड किया गया। अब यहाँ पर आपको पता है एक होता है हमारे पास यूनियन लिस्ट, एक होता है हमारे पास स्टेट लिस्ट और हमारे पास क्या होता है? कॉनकरेंट लिस्ट। ये आपको पता है। देयर आर 3 लिस्ट्स डीलिंग द पावर्स, फंक्शंस एंड शेयरिंग ऑफ दीज अमंग यूनियन लिस्ट एंड द स्टेट लिस्ट इन इंडिया। द लिस्ट फर्स्ट आर द यूनियन लिस्ट, द लिस्ट सेकंड आर द स्टेट लिस्ट, द लिस्ट थर्ड आर द कॉनकरेंट लिस्ट। तो याद रखना 3 लिस्ट्स को याद रखना है। नंबर फर्स्ट लिस्ट को बोला जाता है यूनियन लिस्ट, नंबर सेकंड लिस्ट को बोला जाता है स्टेट लिस्ट एंड नंबर थर्ड लिस्ट को बोला जाता है कॉनकरेंट लिस्ट। जो किस शेड्यूल में आता है? आपको बोलना है 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए यहाँ पर मैं इसको लेकर आया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 27। इसका आंसर आप साथ साथ करोगे कमेंट बॉक्स में। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू द लोकसभा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये नॉमिनेट कर सकता है, कितने लोगों को नॉमिनेट करता है ये फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, जो लोकसभा में? 2, 5, 10 या 12। देखो ये लोकसभा की बात कर रहा है, राज्यसभा अलग होता है, लोकसभा अलग होता है। तो लोकसभा में कितने लोगों को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लिया जाता है ये आपको बताना है इसका आंसर।
इसका आंसर जो है दैट इज 2, 2 को लिया जाता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका करंट अफेयर भी बनता है, अब इन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नहीं लिया जाता है, ये करंट अफेयर है, लेकिन हमें अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे तो 2 को जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, नॉमिनेट करता है। अप टू 525 मेंबर्स रिप्रेजेंट द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ द स्टेट। याद रखना सिर्फ 2, अगर इसको पढ़ेंगे तो इसको टाइम लगेगा पढ़ने में, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो, बट अभी ये फैक्ट इतना ही था, आपको 2 याद रखना है। उसके बाद जो है द सैलरी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इज डिसाइडेड बाय, जो पार्लियामेंट्री मेंबर्स की सैलरी जो है उसको कौन डिसाइड करता है, आपको बोलना है जो सैलरी होती है पार्लियामेंट्री मेंबर्स की, उसको क्या पार्लियामेंट डिसाइड करता है, सेंट्रल कैबिनेट डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, स्पीकर डिसाइड करता है। तो आपको पार्लियामेंट्री का भी पता होना चाहिए, आपको प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए, आपको स्पीकर के बारे में पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो। पार्लियामेंट्री डिसाइड करता है, जो भी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री की सैलरी होती है, उन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी को कौन डिसाइड करता है, पार्लियामेंट डिसाइड करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु हेल्ड द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 2 फुल टर्म्स। इनमें से ऐसा कौन सा पर्सन है जिसने वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस जो लिया है 2 बार फुल टर्म। अगर वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस 5 साल के लिए है तो नेक्स्ट 5 साल के लिए इसने लिया है, अगर 6 साल के लिए तो नेक्स्ट 6 साल के लिए भी इसने लिया है, मतलब 2 फुल टर्म के लिए जो है 2 बार रहा है ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एस राधा कृष्ण, वी गिरी, जाति या हिदायतुल्ला। ठीक है, तो आपको बोलना है दैट इज एस राधा कृष्ण। एस राधा कृष्णन जो था ये एक ऐसा वाइस प्रेसिडेंट था जो 2 बार क्या रहा है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहा है। 13 मई 1952 से लेकर 12 मई 1962 तक, आप खुद देखोगे 10 साल, मतलब पहले 5 साल का टर्म और उसके बाद 5 साल का टर्म, दोनों को जोड़ोगे तो 10 साल बनता है। आप देखो मई 13 मई से 12 मई तक, मतलब अगले साल, अगले 10 साल के बाद। ही वॉज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 1962 टू 1960। ये सेकंड प्रेसिडेंट था इंडिया का, याद रखना, सेकंड प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट भी रहा ये, लेकिन यहाँ पर उसके बाद क्या रहा है, प्रेसिडेंट भी रहा। तो आप खुद देख सकते हो 1962 तक ये क्या था, 52 से 62 तक क्या था, ये वाइस प्रेसिडेंट था, वीपी जिसको बोलते हैं अब। लेकिन 62 के बाद ये क्या रहा, आपको बोलना 5 साल का प्रेसिडेंट भी रहा। तो एस राधा कृष्णन प्रेसिडेंट भी रहा और वाइस प्रेसिडेंट भी रहा। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर है। मैंने आपको पहले ही बोला हम 1000 क्वेश्चंस करने वाले पॉलिटी की, जिससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस मिलेंगे इसमें फाइनल एग्जाम में। मोर देन मतलब ऑलमोस्ट 120 में से आपको या 100 में से आपको, मतलब जो पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको 20 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट आते हैं, 20 में से आपको 15 से 18 क्वेश्चंस आपको इस सेशन से निकलना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको तभी आ जाएंगे अगर आप फुल कोर्स देखोगे पहले, उसके बाद ही ये क्वेश्चंस आपको आएंगे। याद करके नहीं जाना इन क्वेश्चंस को। Which of the following amendment to the Constitution of India has prescribed that the Council of Ministers should not exceed 15% of the total members of the House of the People or Legislative Assembly in the state? देखो, जो हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, COM, कॉम जिसको बोलते हो, और इसका हेड कौन होता है, इसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अब ये कितने होने चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कितने होने चाहिए? ठीक है, जो भी लोकसभा, जैसे कि आपको पता है लोकसभा है, इसमें फॉर एग्जांपल 550 मेंबर्स हैं। अब इन 550 मेंबर्स में से आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लेने हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है कितने नहीं होने चाहिए, आपको 15% से ज़्यादा नहीं है, मोर 50%, 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मतलब अगर इसका 15% निकालोगे 10% हो गया, इसका 55 और 5.5% कितना हो गया, 5 वो हो गया इसका हाफ, दैट इज 2 2 4 2 7 14। ऑलमोस्ट आप बोलोगे कि 5 और 7, ठीक है, 5 7 कितना होता है, 7 3 10 और 2 12 1 5 1 6 7 8, तो 82, ऑलमोस्ट 82 से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं होने चाहिए आउट ऑफ 550। बात समझ में आ रही है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसने क्वेश्चन में ही दिया है, लेकिन ये अलग से क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जो हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो कितना होना चाहिए। आपको बोला 15% जो होते हैं टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 15% से ज़्यादा टोटल मेंबर्स ऑफ हाउस से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, किस में, या लोकसभा में, हाउस ऑफ द पीपल में, या लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए। तो स्टेट असेंबली में आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर, है ना। लेकिन अगर आप लोकसभा की बात करें, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये इस तरीके से पैरेलली चल रहा है। ठीक है,
तो यही बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रेस्क्राइब्ड, किस अमेंडमेंट में बताया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कि 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब ये है, मेरा कहने का ये है कि अमेंडमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको हर एक अमेंडमेंट ऑलमोस्ट पता होना चाहिए। 91st अमेंडमेंट एक्ट से क्वेश्चन बना है, तो याद रखना अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन of India has prescribed that the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total members of the House of the People or Legislative Assembly of the state. आपको पता है Legislative Assembly of the state. Next question, question number 31. Under which one of the following amendments acts was Sikkim admitted into a Union of India? ठीक है, इस ऐसा कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिस अमेंडमेंट एक्ट से सिक्किम को क्या किया गया है, यूनियन ऑफ इंडिया के साथ एडमिट किया गया है। जो सिक्किम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ऐसा कौन सा अमेंडमेंट किया गया है? आपको बोला 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। ऑन 26 अप्रैल 1975 में द सिक्किम स्टेट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 16 मई। तो याद रखना 16 मई को सिक्किम का स्टेट डे कंसिडर किया जाता है। ठीक है, which of the following, next question, which of the following articles of the Constitution of India deals with the special provisions with respect to the state of Assam? क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से क्वेश्चंस आपको बनता है, क्योंकि सेंसिटिव एरिया था, आपको पता है इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, कौन सा आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है जो स्पेशल प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू स्टेट ऑफ आसाम, स्टेट ऑफ आसाम को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए? ऐसा कौन सा आर्टिकल? जैसे आपको पता था जम्मू एंड कश्मीर का एक आर्टिकल था, आर्टिकल 360 था, आर्टिकल 370 था। इसी तरीके से बाकी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी एक स्पेशल आर्टिकल्स दिए गए हैं, स्पेशल प्रोविजंस बताए गए हैं। वो कौन सा आर्टिकल है? आपको बोलना है वो आर्टिकल 371B जो है, जिससे आसाम को क्या मिलता है, ASSAM, आसाम को स्पेशल प्रोविजंस दिए गए। आर्टिकल 371B deals the special provisions with respect to the state of Assam. The main objective of inserting Article 371B was to facilitate the creation of sub-state. ठीक है, मेघालय के लिए क्या है? आपको बोला मेघालय के लिए आर्टिकल 371C है। जम्मू एंड कश्मीर के लिए कितना था? आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर के लिए था, आपको पढ़ा है आर्टिकल 370 आपने पढ़ा है। ठीक है, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। इसी तरीके से मेघालय के लिए आर्टिकल 371C है, और मणिपुर के लिए आपको डील्स विद स्पेशल प्रोविजंस विद रेस्पेक्ट टू मणिपुर विच बिकेम ए स्टेटहुड इन 1972। ठीक है, हाँ यहाँ पर सॉरी ये इसके साथ है। आर्टिकल 371C डील्स विद स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू मणिपुर, मणिपुर के लिए आर्टिकल 371C है, और यहाँ पर आर्टिकल 371B किसके रिलेटेड है? आसाम के लिए। ठीक है, और यहाँ पर फिर से द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इंसर्टिंग, हाँ ये तो मैंने आपको बोला है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 जो है आपके स्क्रीन के ऊपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ पार्लियामेंट अपॉइंट्स ए कमेटी फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस इट इज़ नोन एज, अगर पार्लियामेंट क्या करता है, एक कमेटी को अपॉइंट करता है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कमेटी बिठाता है पार्लियामेंट, एक अपॉइंट करता है एक कमेटी को किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उस कमेटी को क्या नाम दिया जाता है? क्या वो स्टैंडिंग कमेटी, क्या वो एडहॉक कमेटी, क्या वो ज्वाइंट कमेटी या परमानेंट कमेटी? आपको पता है एक स्पेशल पर्पस के लिए एक फिर वो पर्पस जो ही खत्म हो जाता है, ठीक है, उस कमेटी को हटाया जाता है, तो मतलब वो होते हैं एडहॉक कमेटी। और स्टैंडिंग कमेटी आपको पता है, स्टैंडिंग कमेटी जो होती है ये परमानेंट होती है, लेकिन एडहॉक कमेटी जो होती है टेम्परेरी होती है। एक बार क्या होता है, एक बार आपका पर्पस खत्म हो गया, उसके बाद इस कमेटी को हटाया जाता है, इसलिए इसको एडहॉक कमेटी बोला जाता है। किस लिए? स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो एडहॉक कमेटी इज अपॉइंटेड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, ऐसी कौन सी कमेटी है जिसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए अपॉइंट किया जाता है? आपको बोलना एडहॉक कमेटी। और स्टैंडिंग कमेटी जो होती है इसको इलेक्ट किया जाता है हर साल, अपॉइंट या अपॉइंटेड एवरी ईयर और पीरियडिकली, एंड देयर वर्क गोज ऑन मोर और लेस ऑन द कंटिन्यूस बेस। तो एडहॉक कमेटी एक ऐसी कमेटी होती है जिसका काम जो होता है वो डेली बेस पे चलता है, वो पीरियडिकली चलता है, वो हर साल चलता है, और उनको हर साल अपॉइंट किया जाता है। दैट मीन्स कंटिन्यूस बेसिस पे क्या होती है, कौन सी कमेटी? आपको बोलना है स्टैंडिंग कमेटी। दो टाइप्स ऑफ कमेटीज आपको याद रखनी है, एक होते हैं एडहॉक कमेटी, एक होते हैं परमानेंट, सॉरी एक होते हैं स्टैंडिंग कमेटी। एडहॉक कमेटी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, जब वो पर्पस खत्म हो जाता है तो कमेटी को भी हटाया जाता है। लेकिन उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी होते हैं, हर साल स्टैंडिंग कमेटी को अपॉइंट किया जाता है और इसको कंटिन्यूस बेस पे चलता है। ठीक है, उसके बाद आपका स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 34 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट, ठीक है, लिस्ट डॉक्यूमेंट्स द सब्जेक्ट प्लानिंग फिगर। ठीक है, द सब्जेक्ट प्लानिंग फिगर, ऐसा कौन सा लिस्ट है जिसमें क्या किया गया, सब्जेक्ट प्लानिंग जो है मेंशन किया गया है? वो स्टेट लिस्ट है
कॉन्करेंट लिस्ट है, रेजिडरी लिस्ट है एंड यूनियन लिस्ट है। तो आपको याद रखना है स्टेट लिस्ट में कौन कौन से फिगर्स आते हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में कौन कौन से फिगर्स आते हैं। आपको बोलना ये कॉन्करेंट लिस्ट में प्लानिंग हैज बीन इंक्लूडेड। कॉन्करेंट लिस्ट जो सब्जेक्ट प्लानिंग जो है ये किस में इंक्लूड किया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट में। एक और क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन के ऊपर, इसका आंसर आप जल्दी बताओगे क्योंकि जितना हम जल्दी चलेंगे, क्योंकि 1000 क्वेश्चंस करने हैं कुछ दिनों में, तो ये जल्दी से कवर होना चाहिए। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन ही हैज़ टू एड्रेस द लेटर टू ऑफ रिजिग्नेशन टू। अगर प्रेसिडेंट है, सपोज मैं प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है, मुझे रिजाइन करना है और मैं क्या करूँगा, मैं किसको वो लेटर दे दूंगा, ठीक है, मुझे क्या करना है, रिजिग्नेशन करना है, तो मैं किसको करूँगा, तो आपको बोलना है मैं रिजिग्नेशन लेटर जो है क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, प्राइम मिनिस्टर को, या वाइस प्रेसिडेंट को, या स्पीकर को, आपको बोलना है वाइस प्रेसिडेंट को। तो प्रेसिडेंट जो होता है जब इसको रिजाइन करना होता है ये किसको एड्रेस करता है, आपको बोलना है वाइस प्रेसिडेंट को। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 56 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट में बाय राइटिंग अंडर हिज एंड एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट। याद रखना आर्टिकल 56 क्या बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट जो है ये राइटिंग में लिखेगा, राइटिंग में, ठीक है, एड्रेस करेगा किसको, वाइस प्रेसिडेंट को, रिजाइन इज ऑफिस, उसके बाद ऑफिस रिजाइन होगा। द सेम आर्टिकल ऑल्सो स्टेट्स दैट द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 years। सेम आर्टिकल ये भी बताता है कि प्रेसिडेंट जो है अपना ऑफिस कितने सालों तक रखता है, अपने ऑफिस में कितने साल तक रहता है, आपको ना 5 साल तक, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है जब वो इंटर करता है ऑफिस में, उसके बाद सपोज कोई प्रेसिडेंट है वो कल इंटर करेगा ऑफिस में, तो जब वो कल इंटर करता है ऑफिस में, अब ये कितने साल तक रहेगा, 5 साल तक रहेगा, ये आपको याद रखना है। Who acts as the channel of communication between the president and the council of ministers। प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। सपोज अगर मैंने ये प्रेसिडेंट बनाया है और ये मैंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यहाँ पर है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनके बीच में कम्युनिकेशन चैनल कौन क्रिएट करता है या कौन एक्ट कर रहा है एज ए कम्युनिकेशन चैनल। क्या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, क्या स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, क्या वाइस प्रेसिडेंट होता है, क्या प्राइम मिनिस्टर होता है। आपको इसका आंसर बताना है कौन हो सकता है कि प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में। आपको बोला है सर प्राइम मिनिस्टर, डेफिनेटली मैंने आपको बोला है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इनका हेड कौन होता है, वो होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और यहाँ पर आप प्रेसिडेंट रखोगे, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच में प्राइम मिनिस्टर होता है। The Prime Minister is the chief channel of the communication between the President and the Council of Ministers and keeps the former informed about all the decisions of the Council। तो ये क्या करता है, ये प्रेसिडेंट को क्या करता है, इन्फॉर्म करता है, जितने भी डिसीजंस होते हैं काउंसिल के, इसको इन्फॉर्म करता है। किसको इन्फॉर्म करता है, प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करता है। कौन इन्फॉर्म करता है, प्राइम मिनिस्टर इन्फॉर्म करता है, ठीक है। आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 74 क्या बोल रहा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए विद ए प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। जिसका हेड कौन रहेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, आप बोलना प्राइम मिनिस्टर रहेगा, और जो एड एंड एडवाइस करेंगे किसको, प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे, द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा मेंबर के लिए कितना टर्म होता है, ये जेकेपीएसआई में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपको याद होगा जेकेपीएसआई में सीधे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टर्म जो होती है राज्यसभा मेंबर की क्या 5 साल है, 6 साल है, सेम दैट ऑफ लोकसभा, सेम दैट राज्यसभा। आपको पता है लोकसभा के लिए 5 साल होता है और राज्यसभा के लिए 6 साल होता है, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर जो है दैट्स क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। ये सीधे मैं फिर से बोल रहा हूँ 1000 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 1000 क्वेश्चन में से आपको जो भी जितने भी क्वेश्चन पॉलिटी आएंगे आपके सभी पॉलिटी के क्वेश्चंस बनी, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। क्वेश्चंस याद करके नहीं जाना आपको कोर्स देखना। अगर आप कोर्स देखोगे, जो कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे उसी पे रिलाई करोगे, जो सोर्स हमने चूज किए हैं आपके लिए पॉलिटी के, स्पेसिफिकली पॉलिटी के लिए, वहां से आपके सभी क्वेश्चंस बनेंगे। 20 क्वेश्चंस अगर बनते हैं, 18 क्वेश्चंस लगा के आओगे, आपके 36 मार्क्स बनते हैं KAS के प्री में, ये आपको गारंटी है, ठीक है, क्योंकि कोर एरिया से केस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 154 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, और एंटी डिफेक्शन लॉज पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 10th शेड्यूल पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर मुझे याद आया, जो मैं बोलूँगा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन टॉपिक्स को नोट करके रखो, रफ पे लिखो साइड में, और उन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करो। According to section 154 of the Representation of People Act 1951, a member elected to the Rajya Sabha, जो एक मेंबर जिसको इलेक्ट किया जाता है राज्यसभा के लिए, विल होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 6 years, वो कितने साल तक रहेगा राज्यसभा में, 6 साल तक। ए मेंबर चूजन टू फिल ए कैजुअल वैकेंसी विल सर्व फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज प्रेडिसेसर टर्म्स ऑफ द ऑफिस। मतलब ये है कि अगर कोई वैकेंसी होती है, फॉर एग्जाम्पल 6 साल के लिए पर्सन ए को रखा गया है, अगर यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो गई, जब वैकेंसी क्रिएट होती है, सपोज ये पर्सन ए जो था इसने 4 साल तक ये रहा यहाँ पर
लेकिन अब यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होगी। अब कितने टर्म है, 2 साल, तो अब उसके लिए रिमेनिंग पीरियड के लिए क्या रखा जाएगा, इस क्या रहेगा, राज्यसभा का मेंबर रहेगा। ठीक है, ये लिखा है, मेंबर चूजन टू फिल ए कैजुअल वैकेंसी विल सर्व फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज प्रेडिसेसर टर्म ऑफ द ऑफिस। 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी 2 ईयर्स। जो 1/3 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के, फॉर एग्जाम्पल राज्यसभा की सपोज 250 मेंबर्स है टोटल, इसमें से 1/3 जो है, 1/3 का मतलब ये होता है 1/3, तो 3 4 3 6 3 7 3 8 24 1 3 3 9। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 89, मतलब 90 मेंबर जो होते हैं हर 2 साल के बाद क्या होते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ये आपको याद रखना है, इसका मतलब 1/3 जो होते हैं वो रिटायर हो जाते हैं हर 2 साल के बाद, और हर 2 साल के बाद। ठीक है, हु एमंग द फॉलोइंग, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग, ये सभी क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। जहन रखना क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, जो मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ ये आप एक्सप्लेनेशन आपको हेल्प करेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। तो पहला फाइनेंस मिनिस्टर कौन है आपको बताना है, लियाकत अली खान है, सत्यानारायण है, कौन सा है आपको बोलना है, इसका नाम था, ठीक है, आर के शान मुकम चेटी। ठीक है, आर के शान मुकम चेटी, आपको याद रखना ये फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर था जिस इंडिपेंडेंट इंडिया का। द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज आर के शान मुकम, हु सर्व्ड एज ए फाइनेंस मिनिस्टर इन जवाहरलाल नेहरूज कैबिनेट। जो जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम पे 1947 से लेकर 1949। ऑन नवंबर 26 1947 चेटी प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट बजट किसने प्रेजेंट किया है इंडिपेंडेंट इंडिया का, आपको इसका ही नाम बोलना है, क्योंकि आपको पता है बजट को कौन प्रेजेंट करता है, आपको बोलना बजट को प्रेजेंट करता है फाइनेंस मिनिस्टर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अर्लियर ही सर्व्ड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। पहले इंडिया जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो 1933 से 35 था, ठीक है, उस टाइम पे जब ब्रिटिश इंडिया यहाँ पर चल रहा था, ब्रिटिश इंडिया का रूल था, तो उस टाइम पे ये एज ए प्रेसिडेंट रहा किसका, इंडियन सेंट्रल, कहाँ गए, ये हो गया। ठीक है, हु प्रिजाइड्स ओवर द स्टिंग ऑफ द पीपल, जो सॉरी स्टिंग ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल का मतलब लोकसभा, लोकसभा का मतलब लोअर हाउस, कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। कौन प्रिजाइड करता है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, क्या वाइस प्रेसिडेंट होता है, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, स्पीकर होता है, प्रेसिडेंट। आपको बोलना है स्पीकर जो होता है ये प्रिजाइड करता है जो लोकसभा होता है। लेकिन अगर राज्यसभा होता तो आपको बोलना था वो कौन होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट, जिसको एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी बोला जाता है राज्यसभा का। और ये वाइस प्रेसिडेंट जो होता है ये ही क्या करता है, ये प्रिजाइड करता है राज्यसभा को। लेकिन लोकसभा को कौन करता है, आपको बोलना है स्पीकर। ठीक है, उसके बाद हाँ यहां पर ये लिखा भी है, ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज इट्स ओन प्रिजाइडिंग ऑफिसर। जो भी हाउस पार्लियामेंट का है, हर हाउस के अपना अपना क्या है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर। फॉर एग्जांपल राज्यसभा, लोकसभा की बात करेंगे, राज्यसभा की बात करेंगे, लोकसभा का अपना है, राज्यसभा का अपना है। एज पर आर्टिकल 93 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लोकसभा हैज ए स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर होता है, डिप्टी स्पीकर होता है एज इट्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। ठीक है, अगर स्पीकर नहीं होगा तो कौन रहता है, फिर डिप्टी स्पीकर रहता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 93 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है, लोकसभा हैज स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एज इट्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। स्पीकर भी होता है और डिप्टी स्पीकर भी, मतलब अगर स्पीकर प्रेजेंट है तो स्पीकर ही रहेगा, अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर एज ए रोल करेगा स्पीकर का। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द स्पीकर इज द हेड ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का हेड कौन है, आपको बोलना है स्पीकर, एंड एंजॉयज सुप्रीम अथॉरिटी विद इन द हाउस। और सुप्रीम अथॉरिटी जो होती है हाउस की वो कौन करता है, मेंटेन रखता है, आपको बोलना है वो जो है वो कौन है, आपको बोलना वो स्पीकर है। और हाउस का डेकोरम मेंटेन रखना ये भी स्पीकर का काम होता है। तो जब आप स्पीकर पढ़ोगे, जब आप पार्लियामेंट पढ़ोगे डब्ल्यूएस एकेडमी के चैनल पे, तो आपको पूरा ये समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चंस आप आंखें बंद करके लगाओगे। हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द असेंबली। जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, ठीक है, कितने मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है, कितने मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है असेंबली के द्वारा, याद रखना हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है उसके कितने मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं असेंबली के द्वारा, 1/6 ऑफ द मेंबर, 1/3 ऑफ द मेंबर, 1/12 ऑफ द मेंबर और 1/5/6 ऑफ द मेंबर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 1/3 ऑफ द मेंबर। मतलब आपको जब आप क्या पढ़ोगे, जब आप पढ़ोगे राज्यसभा और जब पढ़ोगे लोकसभा आप,
उसके साथ साथ ही आपको पढ़ना है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी आपको पढ़ना है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी आपको पढ़ना है, तब आपको ये समझ में आएगा। तो द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर द विधान परिषद इन द अपर चैम्बर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, आपको पता लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या, जैसे मैंने बोला लोकसभा और यहाँ पर मैंने राज्यसभा बोला। लोकसभा को बोला जाता है लोअर हाउस, देखो लोकसभा लोअर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस, ठीक है, अपर हाउस। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने लिखा स्टेट लेजिस्लेचर की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर में अगर बात करूंगा तो इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है और लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। और यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल को अपर चैम्बर बोला जाता है, ये आपको याद रखना। जैसे इसको बोला जाता है अपर चैम्बर, इसको भी अलग अपर, राज्यसभा को अपर चैम्बर बोला जाता है और लेजिस्लेटिव काउंसिल को भी अपर चैम्बर बोला जाता है। लोकसभा को लोअर हाउस बोला जाता है और लेजिस्लेटिव असेंबली को भी क्या बोला जाता है, लोअर बोला जाता है। ये आपको याद रखना है, ये कंपेरिजन से ही आपको ये समझ में आएगा। एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द As mentioned in the Constitution, the total membership of the Legislative Council shall not be less than 40 and more than one third of the total members of the Legislative Assembly of the concerned state। ठीक है, one third of the members of this house are elected by the Legislative Assembly। जो Legislative Council में जो भी members होते हैं उसमें से one third जो होते हैं Legislative Council में उनको elect किया जाता है, कौन, Legislative Assembly, from amongst persons who are not its members। ठीक है, ये आप पढ़ लेना इसमें। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है, ऑलरेडी अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये समझ में आएगा। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन पूछा गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1972 वाज असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 होना चाहिए। ठीक है, देखेंगे आगे क्या होगा सोल्यूशन में। इन विच ऑफ द ईयर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज असेंटेड बाय द प्रेसिडेंट। किस साल में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को असेंट किया गया है बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ने कब असेंट दिया है किसको, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को, क्या 1990 में, 3 में, 4 में, 91 में और 90। आपने पढ़ा होगा पंचायती राज 73rd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट ऑफ 1993। ठीक है, तो यहां पर आपको 90 एसेंट दिया है प्रेसिडेंट ने, कब, 1993 में। याद रखना, द कॉन्स्टिट्यूशनल 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 received the assent of the President of India on 20th April 1993 and came into force 24th April। ठीक है, 24th अप्रैल एंड ऑन 1st जून 1993 रेस्पेक्टिवली। ये आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1973 जो है, ठीक है, इसको एसेंट कब दिया है प्रेसिडेंट ने, आपको बोलना 1993 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। उसके बाद पंचायती राज पे अशोक मेहता कमेटी होते हैं, बलवंत राय मेहता कमेटी होते हैं, M.K. सिंघवी कमेटी होती है। ठीक है, बहुत सारी कमेटीज़ हैं। तो यहाँ पर जो है आपको याद रखना, इन विच ईयर अशोक मेहता कमेटी वाज अपॉइंटेड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। किस साल अशोक मेहता कमेटी, मतलब जितने भी आप कमेटी पढ़ोगे पंचायती राज के रिलेटेड, आपको हर कमेटी का पता होना चाहिए कौन सी कमेटी कब लाई गई है, उसका डेट याद रखना है। तो आपको बोलना अशोक मेहता कमेटी जो है वो लाई गई है 1977 में। मतलब जो भी आप कमेटी पढ़ोगे आपको कमेटी का डेट पता होना चाहिए, एग्जैक्ट डेट पता होना चाहिए, और उस कमेटी की क्या क्या रिकमेंडेशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंडेशंस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी। रिकमेंडेशंस दिए, रिकमेंडेशन ऊपर लिखी होगी, फिर नीचे लिखोगे ये किस कमेटी के जरिए से आया, क्या अशोक मेहता की है, बलवंत राय मेहता की। तो और पहले कौन आया, क्या बलवंत राय आया, मेहता कमेटी आई है, कौन सी आई है। In December 1977, the Janta government appointed a committee on Panchayat Raj institutions under the chairmanship of Ashok Mehta। इस कमेटी का चेयरमैन कौन था, अशोक मेहता। तो दैट मीन्स पहले बलवंत राय मेहता कमेटी आई होगी, उसके बाद अशोक मेहता कमेटी। विच अथॉरिटी रिकमेंड्स द प्रिंसिपल गवर्निंग द ग्रांट इन एड ऑफ द रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। यहाँ पर ऐसी कौन सी अथॉरिटी है, इनमें से ऐसी कौन सी अथॉरिटी है जो रिकमेंड करता है प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ग्रांट्स ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट, जो ग्रांट इन एड होता है स्टेट रेवेन्यूज का आउट ऑफ द कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया। जो कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया में जो भी ग्रांट्स दिए जाते हैं, ठीक है, वो कौन रिकमेंड करता है, कौन सी अथॉरिटी जो रिकमेंड करता है, क्या पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, यूनियन मिनिस्ट्री फाइनेंस कमीशन या इंटर स्टेट काउंसिल। आपने पढ़ा होगा
फाइनेंस कमीशन के बारे में। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, आई थिंक आर्टिकल 280 होगा फाइनेंस कमीशन के रिलेटेड, और क्वेश्चन पूछा जाता है आर्टिकल 280 के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनेंस कमीशन। सबसे पहले फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल आपको पता होना चाहिए। द फाइनेंस कमीशन makes recommendations to the president regarding the principles governing the grants in aid of the revenues of the state out of the consolidation fund of India with regard to article 275। ठीक है, ये आप को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को अगर पॉलिटी पढ़ोगे, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करोगे, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। विच इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आपने पढ़ा होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपने पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपने पढ़ा होगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आपने पढ़ा होगा, स्टैट्यूटरी बॉडी आपने पढ़ी होगी, और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी आपने पढ़ी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है दैट इज जैसे नीति आयोग, एग्जैक्टली इसी तरीके से प्लानिंग कमीशन, ये आपको याद रखना है। प्लानिंग कमीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग बोलो या प्लानिंग कमीशन बोलो। एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी और डिपार्टमेंट इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो होती है, ये एक ऐसी बॉडी होती है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड नहीं करता है, बट ऑन दैट nevertheless exists and has been held to be constitutional. The Planning Commission is an extra constitutional body. The Planning Commission does not derive its creation. ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। Which commission made the recommendations which formed the basis of Punjab Reorganization Act which created state Punjab and Haryana। ऐसी कौन सा कमीशन है जिसने रिकमेंड किया है, ठीक है, बेसिस फॉर पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जब पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया है, विच क्रिएटेड, जिसकी वजह से पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट किया गया है, जिसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ, पंजाब और हरियाणा क्रिएट हुआ। जैसे कि जम्मू कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 2019 वाला, उसमें से क्या क्रिएट किया गया, एक किया गया है जम्मू कश्मीर, एक किया गया है लद्दाख। एग्जैक्टली इसी तरीके से यहाँ पर बोला गया है पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको इस तरीके से भी कि ऐसा कौन सा पंजाब और हरियाणा को क्रिएट किया गया, कौन सा रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया, क्या पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया कि हरियाणा रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया। क्या आपको पता है पंजाब एंड हरियाणा में डिवाइड किया, क्या पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया है या हरियाणा रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। आपको बोलना पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्या किया गया है, दो स्टेट्स को क्रिएट किया गया, पंजाब और हरियाणा की। जम्मू कश्मीर के साथ लिंक करो, जम्मू कश्मीर स्टेट था, इसमें था लद्दाख, इसमें था जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, लेकिन इसको क्या किया गया, रिऑर्गेनाइजेशन की गई, और ये एक लद्दाख को बनाया गया है यूटी, और जम्मू कश्मीर को भी यूटी बनाया गया, ये आपको याद रखना। लेकिन यहाँ पर दो स्टेट्स क्रिएट किए गए, समझ आया। ये कौन सी कमेटी थी आपको बोलना है, इस कमेटी का नाम था शाह कमेटी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको याद रखना। शाह कमेटी जो है एक ऐसी कमेटी है बिठाई गई जिसने रिकमेंड किया है पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, बताया गया है 1966। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड। तो हरियाणा स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन 1 नवंबर 1966। 1 नवंबर 1966 में हरियाणा को क्रिएट किया गया ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री कमेटी विच वाज अनाउंस्ड इन द पार्लियामेंट। ये आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है शाह कमेटी जो है, आप पढ़ना इसको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट इंक्लूड इन कैपिटल रीजन प्लानिंग काउंसिल। कौन सा स्टेट जो है जिसको इंक्लूड नहीं किया गया, नॉट इंक्लूड इन द कैपिटल रीजन प्लानिंग काउंसिल में। राजस्थान, हरियाणा, यूपी एंड मध्य प्रदेश। ऐसा कौन सा स्टेट आपको, मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जिसको जो है एनसीआर प्लानिंग बोर्ड जिसको कवर नहीं किया गया, किसमें, नेशनल कैपिटल रीजनल प्लानिंग, ठीक है। तो द नेशनल कैपिटल रीजनल प्लान कवर्स एरियाज उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एंड नेशनल कैपिटल एनसीटी। देखो एनसीटी का मतलब क्या होता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, दिल्ली जो होता है, ठीक है, ये टेरिटरी है यहाँ पर। द यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इज द चेयरमैन ऑफ एनसीआर प्लानिंग कमीशन प्लानिंग बोर्ड। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड जो है दैट इज एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजनल, ठीक है, प्लानिंग जो है, इसका ये जो है क्या बोलते हैं इसको, इसका चेयरमैन कौन है आपको बोलना है। इसका चेयरमैन जो होता है यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट जो होता है, ये चेयरमैन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज देयर ए यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड, इज देयर यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसा कौन सा स्टेट है, मेघालय, केरला, हरियाणा एंड गोवा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गोवा, याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑफ इंडिया इज ए टर्म रेफरिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर आर्चिंग सिविल लॉ कोड इन इंडिया, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा सिविल लॉ कोड। ए यूनिफॉर्म सिविल कोड एडमिनिस्टर्स द सेम सेट ऑफ सेक्युलर सिविल लॉज टू गवर्न ऑल पीपल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, ठीक है।
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चंस पे हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। द नेम ऑफ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 48। द नेम ऑफ द लेकाडाइव, मैनिकॉय एंड अमीन देवी आइलैंड्स वर चेंज्ड, ठीक है। याद रखना, द नेम ऑफ लेकाडाइव, ठीक है, या लिकादीव भी आप बोल सकते हो, लिकाडाइव भी आप बोल सकते हो। द नेम ऑफ द लिकाडाइव, मैनिकॉय एंड अमीन देवी आइलैंड्स वाज चेंज्ड टू लक्षद्वीप। इन सभी आइलैंड्स को मिलकर एक नाम दिया गया है, उसको बोला गया है लक्षद्वीप आइलैंड। बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इन किस साल में इसको ये नाम चेंज किया गया है, आपको बोलना है 1973 में इनको ये नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये लिखा है यहाँ पर 1 नवंबर 1973। द कमिटी अपॉइंटेड इन 1977 टू रिव्यू वर्किंग ऑफ पंचायती राज वाज चेयर्ड बाय, जो कमिटी अपॉइंट की गई है 1977 में, देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने पहले भी बोला आपको 1977 1975 वाली कमेटी, जैसे आपने पढ़ा होगा पहले, अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी। तो दैट मीन्स जो ये कमेटी थी 1977 की, ये कौन सी आपको बोलना है, ये कमेटी जो है अशोक मेहता, मैंने आपको ऊपर भी बोला है अशोक मेहता कमेटी का याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी रिकमेंडेशंस भी आपको याद होनी चाहिए। इन December 1977 the Janata government appointed a committee on Panchayat Raj institutions under the chairmanship of Ashok Mehta। 1977 में जनता गवर्नमेंट ने एक कमेटी अपॉइंट की थी रिलेटेड टू पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के, जिसका चेयरमैन कौन था, अशोक मेहता। द कमेटी सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन अगस्त 1978, कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट किया 1978, और इसने कितनी रिकमेंडेशन दी, 132। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कभी कभार पूछा जाएगा कि कितनी रिकमेंडेशंस दी है अशोक मेहता कमेटी की, फिर एक्सेप्ट करना एक अलग सी बात है, बट कितनी रिकमेंडेशंस दी हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन द डिक्लाइनिंग पंचायत राज सिस्टम इन द कंट्री, एक पंचायत राज सिस्टम जो था ये डिक्लाइन हो रहा था, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इसको रिवाइव करने के लिए इसने 132 रिकमेंडेशन दी हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रिपोर्ट द इंडियन स्टेट्स कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल पास न्यू लेजिस्लेशंस। उसके बाद इस रिपोर्ट को देखने के बाद ये स्टेट्स जितने भी है, 3 स्टेट्स का नाम यहाँ पर है, इन्होंने एक न्यू लेजिस्लेशन पास किया है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा दैट इज द बलवंत राय मेहता कमेटी वाज एसोसिएटेड विद, बलवंत राय मेहता कमेटी किसके साथ एसोसिएटेड है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, बैंकिंग रिफॉर्म्स, पंचायती राज, सेंटर स्टेट रिलेशंस। आपको पता है अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, सिंघवी कमेटी आपको पता है, ठीक है। ये सारी 4-5 कमेटीज़ हैं जो आपको याद होना चाहिए पंचायत राज के रिलेटेड। सभी कमेटीज़ का नाम, कौन कौन सी रिकमेंडेशंस, कितनी रिकमेंडेशंस दी गई है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस हैं, और किस रिलेटेड बात की गई है, 2 टायर 3 टायर किसने बोला है, ये आपको याद। जैसे आपको पता है, देखो अशोक मेहता कमेटी, यहाँ पर देखो बलवंत राय मेहता में कितने हैं, 1 2 और 3, 3 नाम है ना, बलवंत राय मेहता, इसका मतलब 3 टायर सिस्टम इसने बात की है। और अगर अशोक मेहता की बात करेंगे, अशोक मेहता में 2, अशोक मेहता, इसका मतलब 2 टायर की इसने बात की है। याद रखने के लिए आप इसको इस तरीके से लिंक कर सकते हो, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन से मैंने आपको बोला, मैं आपको ऑलमोस्ट 1000 क्वेश्चन जो है पॉलिटी के कराऊंगा। इसमें हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होंगे पॉलिटी के 1995 से लेकर 2021 तक, वो सभी हम यूपीएससी के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 1000 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपका सारा पेपर जो है पॉलिटी का वो आ जाएगा। इसी तरीके से बाकी पेपर्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग में। अगर आपके सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करोगे कि सर हमें ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है। इसको मैं आपको डेली बेसिस पे जब तक आएगा एग्जाम होगा तब तक लेकर आऊँगा, सभी सब्जेक्ट्स के जो भी आपका कोर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर आपको कोर्स लेना होगा फुल फ्लेज्ड कोर्स, तो फुल फ्लेज्ड कोर्स के लिए आपको WS Academy प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, और वहाँ पर आप फुल कोर्स 1000 रुपीज़ में आपको फुल कोर्स देखने को, सारे लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, प्लस स्टडी मटेरियल। तो स्टडी मटेरियल रहेगा, 1 क्लास स्टडी मटेरियल रहेगा, जिससे आपका सारा कोर्स जो है फुल फ्लेज्ड देखने को मिलेगा। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्जाम को क्वालिफाई करने में। 1000 इतना अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपका ड्रीम है, आप चाहते हो कि हमारा केस का एग्ज़ाम प्री क्वालिफाई हो जाए, ठीक है, फिर मेंस भी हम करवाएंगे आपको, वो अलग से हम स्टार्ट करेंगे। बट अभी मेन हर्डल जो होता है, जहाँ पर लाखों बच्चे पेयर होते हैं, वो होता है प्री एग्ज़ाम। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप कोर्स ले लो, आपको फ़ायदा ही होगा,
ठीक है, 1000 रुपये आप अफोर्ड कर सकते हो और ये आपके नोट्स वोट्स में खर्च हो जाता है और आपको अच्छे खासे नोट्स मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।